हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रतीक या टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन में एक बार फिर से हम मिल रहे हैं और फिजिक्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं टेस्ट 4 का, जो हुआ है 15 मार्च को। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पे लेकर आता हूँ और वन बाय वन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इन फिगर द रिफ्लेक्टेड ओबी इस लाइट रे की बात हो रही है, इट्स कंप्लीटली पोलराइज्ड। ओके, ये जो लाइट रे कंप्लीटली पोलराइज्ड हो चुकी है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो हमने पढ़ा है बच्चों ब्रूस्टर्स लॉ में म्यू इक्वल टू 10 IP। ठीक, और लाइट रे जा रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, तो हम इसको लिख देते हैं 1 म्यू 2, और 1 म्यू 2 को हम लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू 10 IP। तो IP इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 इनवर्स म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक, तो IP इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू 2 अपॉन म्यू 1, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बोल रहा है, अ थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक इक्वी कॉन्वेक्स मतलब ये भी आर ये भी आर, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। तो सबसे पहले अपन आर पता कर लेते हैं। आर पता करने के लिए मैं लगा देता हूं बच्चों लेंस फॉर्मूला, विच इज 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फोकल लेंथ इसकी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है? 10, तो यहाँ रख दिया 10, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। दोनों इक्वी कॉन्वेक्स है, तो ये रेडियस हो जाएगी आर, इसकी रेडियस हो जाएगी आर, और इधर वाले की रेडियस हो जाएगी माइनस आर, तो ये हो जाएगा प्लस 1/r। ठीक, तो 1/10 ये हो जाएगा आपका 1/2, 1/r 1/r दैट इज 2/r, 2 कैंसिल, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब सरफेसेस की रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है वन ऑफ इट्स फेस इज नाउ सिल्वर्ड, किसी एक फेस पर सिल्वरिंग कर दी गई, ये कर देते हैं, तो ये तो मिरर बन जाएगा, और मिरर की फोकल लेंथ होती है r/2, और r हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10, दैट इज 10/2, तो ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस इस तरफ आएगी, तो मिरर की फोकल लेंथ हो जाएगी -5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है, for an object placed at distance u in front of it, the image coincide with the object itself, the value of u is। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा u डिस्टेंस पे, और इस तरह से रखा गया है कि जब लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट होती है तो टकरा के वापस इसी पॉइंट पर आ जाती है, मतलब इमेज भी यही बन जाती है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, हम इसकी फोकल लेंथ पता कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन सिल्वर्ड लेंथ के लिए होता है 2/FL माइनस 1/FM, है ना। सिल्वर्ड लेंस जो होता है उसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ यही होती है। इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट के लिए हो जाएगा 2/FL, और जो FL है वो है लेंस की फोकल लेंथ, वो है 10 माइनस 1/FM। FM हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं -5, तो ये हो जाएगा +5, तो आपको मिलेगा 1/5 दैट इज 2/5, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल गई आपको 5/2, और जो इक्विवेलेंट है वो भी मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इसको नेगेटिव लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बन जाए, मतलब u और v दोनों इक्वल हो जाए, और कॉम्बिनेशन काम कर रहा है मिरर की तरह, तो मिरर इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, तो 1/f, f की वैल्यू 5/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, ऑब्जेक्ट उस तरफ है तो मैं इसको लिख देता हूँ -1/u, इमेज भी इस तरफ है, इसको मैं लिख देता हूँ -1/u, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन रही है। ठीक है, तो इसको मैंने -1/u ही लिखा, तो 2/5 इक्वल टू -2/u, 2 से 2 कैंसिल, u इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर आगे रखा होगा, ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर आगे रखा होगा, तो इमेज उसके ऊपर ही बनने वाली है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई साहब, ये लो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, पोल बोल देते हैं, फोकस, और ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर पर जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस डाइवर्ज हो जाती है। कॉन्वेक्स मिरर पे सारी इमेजेस पोल से फोकस के बीच में ही बनती है,
तो मिरर से वो इमेज जो सबसे ज्यादा दूर बनेगी वो फोकस वाली इमेज होगी। तो ये वाली डिस्टेंस आप पता कर लो। अगर इसकी कर्वेचर जो है वो 20 है तो फोकस 10 होगा। फोकस अगर 10 होगा तो इसका आंसर भी 10 होगा। मतलब वो इमेज जो मिरर से सबसे ज्यादा दूर बनेगी वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगी। जनरली बच्चा इसको इन्फिनिटी सोचता है। हाँ, इन्फिनिटी सही होता अगर ये कॉन्केव होता, लेकिन ये तो कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए इसका आंसर होगा 10। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। दो प्लेन मिरर है, फर्स्ट सेकंड, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द मिरर एट एन एंगल 30 डिग्री। एक लाइट रे आती है किसी एक मिरर पे 30 डिग्री के एंगल पे। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बोथ द मिरर्स द रे इज डिवाइडेड बाय 240 डिग्री। दोनों मिरर से डेविएट होने के बाद ये जो लाइट रे है 240 डिग्री से डेविएट हो जाती है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री देन द एंगल ऑफ डेविएशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 30 डिग्री था अगर हम उसको 60 डिग्री कर दे तो ये जो डेविएशन है इस पे क्या फर्क पड़ेगा। डेविएशन होता है बच्चों 360 माइनस 2 थीटा, और ये थीटा होता है एंगल बिटवीन द मिरर्स। उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेविएशन डिपेंड नहीं करता है ना। डेविएशन एंगल बिटवीन द मिरर्स पे डिपेंड करता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप इसको 30 से 60 भी कर देते हो तो भी आंसर 240 ही आने वाला है, क्योंकि इट डिपेंड्स ओनली ऑन एंगल बिटवीन द मिरर्स। ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर इज शोन बाय, ठीक है, पी क्यू ये लाइट रे आ रही है। ठीक, अच्छा इसका मतलब है तो फोकस से होकर आ रही है। फोकस से होकर आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगी। इन विच द रे वुड ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पाथ में जाएगी, 2 पे जाएगी। ठीक, क्योंकि अगर ये फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगी। तो विच ऑफ द 4 रे करेक्टली शोज द, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। जो भी लाइट रे फोकस से होकर आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगी। सो पाथ 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द बीम फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एंटर इनटू अ डेंसर मीडियम। ठीक है, ये कोई डेंसर मीडियम ले लेते हैं हम। ठीक है भाई साहब, डेंसर मीडियम पे कोई बीम, लाइट बीम आता है। अब अगर ये लाइट बीम डेंसर मीडियम पे आ रहा है, ठीक है, डेंसर मीडियम पर इंसिडेंट हो रहा है। डेंसर मीडियम को थोड़ा सा मैं इंक्लाइंड बना लेता हूं इस तरह से कुछ, ये डेंसर मीडियम और ये कोई लाइट बीम आया, इस तरह से जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। क्या होगा इस लाइट रे का, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये भी किधर जाएगी, ये भी लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इसका मतलब है ये लाइट रेस पास आ जाएगी, जितना दूर ये पहले थी अभी उतना दूर न रहते हुए पास आ जाएगी। पास आ जाएगी तो डाइवर्स लेस। डेंसर मीडियम में लाइट रेस पास आ जाएगी तो अब इसका आंसर होना चाहिए डाइवर्स लेस। ठीक, अगर ये डेंसर टू रेयर जाती तो नॉर्मल से दूर हट जाती, नॉर्मल से दूर हट जाती तो हम बोलते हैं डाइवर्स मोर। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है एंटर्स इनटू डेंसर, तो जैसे आप डेंसर मीडियम में ले जाओगे तो लाइट रेस पास आ जाएगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये डाइवर्स लेस विल बी योर करेक्ट आंसर। 7, ठीक है, 7 पे आते हैं। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है भाई, ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √2 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 45 डिग्री। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इज, इंसिडेंट रे तो ये है और ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे। तो हम यहाँ पर एंगल पता कर लेते हैं आर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आई माइनस आर हो जाएगा। अगर ये आई है तो ये पूरा भी आई होगा, और अगर ये पूरा आई है तो ये वाला एंगल आई माइनस आर होगा। मतलब हमें चाहिए आर, जिससे हमें आई माइनस आर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू √2 इंटू साइन आर। ठीक, साइन 45 हो जाएगा 1/√2, ये √2 भी इधर ले आओ, इक्वल टू साइन आर। तो साइन आर आपको मिलेगा 1/2, दैट इज आर इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा आई माइनस आर।
आई है 45, आर है 30, सो योर आंसर विल बी 15 डिग्री। 15 डिग्री, यहाँ में 15 डिग्री दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। मिराज इज अ फिनोमिना ड्यू टू, मिराज क्या होता है बच्चों, है ना, मिराज में एक एग्जैक्ट शेडो हमें दिखाई देती है जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जाती है ना। इस पेड़ से चलने वाली लाइट रे जब इस तरह से चलेगी डेंसर टू रेरर, तो किसी पॉइंट पर ये नॉर्मल से दूर हटते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी और देखने वाले को यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। इसी फिनोमिना को हमने मिराज बोला था। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ TIR, तो इसका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मिराज होता है TIR का प्रिंसिपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2, ठीक है, टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अ रे ऑफ लाइट 1, ठीक है, ये रहा 1, विच इज प्लेस्ड पैरेलल टू M1, ओके, 1 इज पैरेलल टू M1, मतलब ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे। स्ट्राइक ऑन M2 एंड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन द रे 2 बिकम्स पैरेलल टू M2, ठीक है, रे 2 है वो M2 के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इस तरह से यहाँ पे बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा तो तीनों साइड्स इक्वल हो जाएगी, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइट रे को जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और इन दोनों पैरेलल को जब ये लाइट रे इंसिडेंट इंटरसेक्ट करेगी तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक, अब अगर आप ज्योमेट्री से कैलकुलेट करो तो तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज थीटा, तो थीटा की वैल्यू होना चाहिए 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है ना, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है इक्विलेटरल है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, ज्योमेट्री से कर सकते हैं उसको आसानी से। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10, light travel in two media A and B with speed this and this respectively, then critical angle between them, ठीक है, क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला होता है A म्यू G इक्वल टू 1 बाय साइन C, या ऐसा बोलो 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 बाय साइन C। इसमें ये होता है डेंसर मीडियम और ये होता है रेरर मीडियम। अब अगर 1 म्यू 2 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू 1 बाय साइन C। 1 म्यू 2 को लिखते हैं हम म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिखो और आसान तरीके से, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक, क्योंकि हमें मीडियम्स में वेलोसिटीज गिवन है। अब देखो, एक मीडियम 1 है, एक 2 है, एक डेंसर है, एक रेरर है, तो जो डेंसर होगा उसमें स्पीड कम होगी और जो रेरर होगा उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा स्पीड कौन सी दी है, 2.4, तो ज़्यादा स्पीड वाली यहाँ रख दो, रेरर में 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8। और कौन सी स्पीड कम है, ये वैल्यू कम दिखाई दे रही है तो इसको डेंसर में लिख दो, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 इक्वल टू 1 बाय साइन C, ये हो जाएगा आपका 1 बाय साइन C। ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, 6 से कैंसिल करो 3 टाइम्स 4 टाइम्स। ठीक, तो साइन C की वैल्यू आपको मिलेगी 3/4, तो C मिलेगा साइन इनवर्स 3/4, तो साइन इनवर्स 3/4 है ना, साइन इनवर्स 3/4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स। ठीक है भाई, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है और इसकी फोकल लेंथ है 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस। फोकल लेंथ इज 2/3 ऑफ r। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब फिर से वही है, ये रेडियस r है, ये भी r है। ठीक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, फिर से लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 नेगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। f की जगह हमें रखना चाहिए 2r/3 इक्वल टू म्यू माइनस 1, क्योंकि हमें म्यू चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 2/r, 1/r प्लस 1/r 2/r, r कैंसिल कर देते हैं,
इस 2 को ले जाते हैं इधर, तो 3 इक्वल टू म्यू माइनस 1, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4. सो 3 इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 4, 4 इधर आ जाता है तो 7 इक्वल टू 4 म्यू, म्यू इक्वल टू 7/4. 4 से डिवाइड करो तो 1.3, तो 1.7 समथिंग, 1.7, ऑप्शन दिख रहा है 1.75. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 1.75 इसका सही जवाब होगा बच्चों. ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाते हैं. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर. कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर, फोकल लेंथ है 0.2 मीटर एंड मेड ऑफ ग्लास, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, इज इमर्स्ड इन वाटर, वाटर में, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3. चेंज इन फोकल लेंथ. अच्छा देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, चेंज. इसने फोकल लेंथ इन वाटर नहीं पूछा है, फोकल लेंथ इन वाटर नहीं पूछा, इसने चेंज पूछा है. क्योंकि ये तो हमने याद करा हुआ है कि फोकल लेंथ वाटर में 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर हो जाती है. ये एक टर्म तो मैंने तुम्हें याद करवाई थी कि वाटर में फोकल लेंथ एयर की 4 टाइम्स हो जाती है. कैसे हो जाती है एक बार बता देता हूँ. एयर में जो फोकल लेंथ होती है वो होता है फॉर्मूला म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक, और जब हम इसे पानी में डिप करते हैं तो यहाँ पर आता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 1/r1 माइनस 1/r2. ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला मैंने एक बार एयर में और एक बार वाटर में लगा लिया. ये टर्म तो पूरी कैंसिल हो जाती है. इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज इक्वल टू a म्यू g -1 अपॉन w म्यू l. है ना, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, w म्यू l. अब w म्यू l को हम लिख सकते हैं म्यू l बाय म्यू w -1. ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो a म्यू g को लिखेंगे हम म्यू ग्लास अपॉन 1 -1 डिवाइडेड बाय म्यू वाटर, और ये हो जाएगा म्यू ग्लास माइनस म्यू वाटर. ठीक, तो म्यू ग्लास गिवन है हमें 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 -1, म्यू ग्लास 3/2, तो 3/2 यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. 3/2 और म्यू वाटर की वैल्यू 4/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 -1. मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी है ना, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. तो 3/2 -1, 3/2 मतलब 1.5, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 9/8. 8 एलसीएम ले लो तो 9 माइनस 8, ये हो जाएगा 1/8. तो 1/2 और 1/8 ऊपर जाके हो जाएगा 8/1, तो ये आ जाएगा आपका 4. तो देखो किसकी वैल्यू मिली हमें, एफ डब्ल्यू अपॉन एफ एयर की. तो फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर. ये देखो, ये मैंने आपको फिर से एक डिराइव करके बता दिया कि वाटर में अगर वाटर गिवन हो तो फोकल लेंथ जो भी एयर में है वाटर में 4 टाइम्स हो जाती है. तो अगर एयर वाटर कॉम्बिनेशन पूछा है तो सीधे 4 टाइम्स याद रखो, इसे डायरेक्ट कर सकते हो. तो एयर में फोकल लेंथ क्या थी बच्चों, इसकी एयर में फोकल लेंथ क्या थी, 0.2. तो 0.2 यहाँ रखे तो आंसर आना चाहिए 0.8 सेंटीमीटर, 4 टाइम्स करें. लेकिन ये फोकल लेंथ नहीं पूछ रहा है, ये चेंज इन फोकल लेंथ पूछ रहा है. तो 0.2 से 0.8 होने में 0.6 का चेंज है. 0.2 से 0.8 होने में चेंज कितने का है, 0.8 माइनस 0.2, तो ये चेंज हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर. तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, 0.6 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 13. अ स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन अ बॉटम ऑफ अ बीकर. यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है फिल्ड विद अ लिक्विड ए. A ray of light from coin travel up to surface of the liquid and moves along its surface. ठीक है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री. ठीक है, ठीक है. A ray of light from the coin travel up to the surface of the liquid and moves along its surface. ठीक है, जैसे फिगर ऐसा हो रहा है. अब पूछ क्या रहा है, हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड. ठीक, मतलब यहाँ पर लिक्विड में इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है. ठीक है भाई साहब, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, वाटर टू एयर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन एयर. तो डब्ल्यू म्यू ए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन आई बाय साइन आर, इसको लिख सकते हैं हम साइन आई बाय साइन आर. और वेलोसिटी इन वाटर ये तो हमसे पूछा है,
एयर में 3 इंटू 10⁸ होता है, हमें पता है। अब साइन आई को लिख सकते हैं P/h, ये 3 ये 4 तो ये हो जाएगा आपका 5। तो साइन आई को लिखो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। साइन आर तो 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो जाएगा 1। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और यहाँ मिलेगा 3 इंटू 10⁸, तो ये यहाँ आगे हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁸, 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा 1.4, मतलब 8, 1.8 इंटू 10⁸। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1.8 इंटू 10⁸ is the velocity of light in water. Now, 14. A beam of light consisting of red, green and blue. Red, green, blue, 3 कलर है. Incident on a right angle prism, the refractive index of material of prism for the above red, green and blue. Red के लिए 1.39, ग्रीन के लिए 1.4 और ब्लू के लिए 1.47। ठीक है, किसी भी एक लाइट रे को हम आगे बढ़ा लेते हैं, ग्रीन को आगे बढ़ा लेते हैं। ग्रीन को आगे बढ़ाते हैं तो ये एंगल 90 है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। नॉर्मल बना लो तो ये 90 होगा, ये 45 है तो ये एंगल भी 45, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब तीनों लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होने वाला है। अब जरा एक काम करते हैं, इसका क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल होता है म्यू इक्वल टू 1/sin c, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखते हैं, अगर 45 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट हो तो क्या होगा। साइन 45 होता है 1/√2, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा √2 मतलब 1.414। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 या इससे ज्यादा है ना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 या इससे ज्यादा है तो वो तो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसका तो TIR हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, उस केस में हो जाएगा TIR। तो ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिल गई जिससे हमें TIR होने वाला है, जिससे हमें TIR मिलने वाला है। तो अगर म्यू की वैल्यू 1.414 या इससे ज्यादा हो, जैसे देखो इसके लिए 1.414 से ज्यादा है, ये भी 1.414 से ज्यादा है, इसका मतलब ये तो म्यू की वैल्यू ज्यादा है। और अगर म्यू ज्यादा है तो क्या होगा, म्यू ज्यादा है तो क्या होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एक एंगल बन रहा होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण ये TIR कर जाएंगे, और ब्लू लाइट जो है रेड जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे और रेड इनसे सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बच्चों, सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर। रेड इन दोनों से अलग हो जाएगा, ग्रीन और ब्लू एक तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 की रेंज में है और ये 1.414 की रेंज से बाहर जा रहा है। तो रेड सेपरेट हो जाएगा, ग्रीन और ब्लू एक साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पे टिक करा है मैंने। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट pipe made of glass fiber of refractive index 1.3, outer covering of pipe of material of refractive index 1.2, the range of angle of incidence। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेंज पूछी है ना। द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रेज विद एक्सिस ऑफ द पाइप फॉर विच टोटल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप टेक्स प्लेस एज शोन इन द फिगर। TIR होता रहे उसके लिए आई की रेंज क्या है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों, साइन आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। और μ1 बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.3, तो 1.3 स्क्वायर माइनस 1.2 स्क्वायर दैट इज 1.69 माइनस 1.44। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 0.25, 0.25 से हमें रूट निकाले तो 5, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। तो साइन आई मिला आपको 1/2, 1/2 मतलब आई इक्वल टू मिल गया 30 डिग्री। तो मैक्सिमम वैल्यू, आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 30 डिग्री, और मिनिमम क्या हो सकती है 0। तो आई शुड बी इन द रेंज ऑफ 0 to 30, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 से 30 की रेंज में होना चाहिए। तो
यहाँ पर TIR होता रहेगा। ऑप्टिकल फाइबर में हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा है, ये टॉपिक पढ़ के वहां से आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट, डाइवर्जिंग लेंस विथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25। डाइवर्जिंग लेंस कैसा होता है बच्चों? एक डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ये इसका फोकस ले लेते हैं, तो ये इसकी फोकल लेंथ हो गई 25 सेंटीमीटर, है ना। डाइवर्जिंग का फोकस इस तरफ ले लिया मैंने। अब क्या बोल रहा है ये? डाइवर्जिंग लेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस। ओके ओके ओके, यहां से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहां से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक कॉन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है इस तरह से, है ना, ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ओके, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, इस कॉन्वर्जिंग की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट फॉल ऑन द डाइवर्जिंग लेंस। एक पैरेलल बीम इस डाइवर्जिंग लेंस पर ऐसे इंसिडेंट होता है, ये तो डाइवर्स कर देगा, इस तरह से डाइवर्स करेगा कि कॉन्वर्जिंग को लगेगा इसके फोकस से लाइट आ रही है, क्योंकि बीम पैरेलल आया, फोकस से लाइट आती हुई दिख रही है, तो इसको 25 प्लस 15, मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस को 25 प्लस 15 दैट इज 30, 40 सेंटीमीटर से लाइट आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब बोल रहा है द फाइनल इमेज फॉर्म। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं u -40, फोकल लेंथ पता है, इमेज चाहिए, तो इमेज को लिख सकते हैं v इक्वल टू UF अपॉन U प्लस एफ। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज पता करने के लिए u की वैल्यू, u है आपका -40 और फोकल लेंथ है 20 डिवाइडेड बाय -40 प्लस 20, तो ये तो हो जाएगा आपका -800 और ये हो जाएगा -20, माइनस माइनस कैंसल, ये कैंसल, 40 सेंटीमीटर। ठीक, 40 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब लाइट रे यहाँ कहीं जाकर 40 सेंटीमीटर पर 40 सेंटीमीटर आगे जाके इमेज बना देगी। ठीक, तो 40 पॉजिटिव मतलब रियल एंड ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर और रियल, इस तरह से आपको फाइनल इमेज मिल जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर। ठीक है, ग्लास एयर पर एक व्हाइट लाइट यहां से इंसिडेंट होता है, एज शोन इन द फिगर। इफ ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली, अच्छा ग्रीन का तो TIR हो गया, देन द रिफ्लेक्टेड। अच्छा, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है बच्चों? वॉयलेट का, और सबसे कम किसका डेविएशन होता है? रेड का। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं अपन, विबग्योर। अब देखो किसका TIR हो चुका है? ग्रीन का, तो इसके नीचे वाले 3 का तो TIR हो ही चुका होगा, और ऊपर वाले 3 बाहर निकल जाएंगे। और ये हमसे पूछ रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रेस कौन कौन सी होगी? ये तीनों रिफ्लेक्टेड रेज होगी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीनों रिफ्लेक्टेड रेज होगी, और वो तीनों रिफ्रैक्टेड रेज हो जाएगी। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, figure shows a plane mirror onto which a light ray is incident if the incident light is turned by 10 degree, ठीक है, and the mirror is turned by 20 degree। ठीक, जब आप मिरर को 20 डिग्री से टर्न करोगे, जब आप मिरर को 20 डिग्री से टर्न करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे 40 डिग्री से इधर घूम जाएगी, क्योंकि मिरर थीटा से घूमता है, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमती है। तो आपने मिरर को घुमाया 20 से, रिफ्लेक्टेड रे घूमी 40 से इधर। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था आपका 30 डिग्री। अब आपने इसको 10 डिग्री से कम किया है, 10 डिग्री से कम किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी टुवर्ड्स नॉर्मल 10 डिग्री चले जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ गई है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की तरफ जाएगी, उसको सेम एंगल रखना है। तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी 40 डिग्री क्लॉकवाइज और 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब आंसर होगा 40 माइनस 10 दैट इज 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, मिरर के घूमने के कारण 40 डिग्री क्लॉकवाइज और इंसिडेंट रे के घूमने के कारण 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चलो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी, ठीक है, इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट कितने से चल रहा है? 20 से, रखा कहाँ है? 45, फोकल लेंथ 30, और मिरर भी चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मिरर भी चल रहा है। ठीक है,
तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. Velocity of image with respect to mirror is the velocity of image minus velocity of mirror is equal to minus v square by u square. Velocity of object minus velocity of mirror. ठीक, ये फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास. इसमें हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, है ना. वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें चाहिए. वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 2. तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं माइनस साइन ये वाला है, इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 2. अच्छा, v हमें चाहिए, u गिवन है, तो v इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यू एफ अपॉन यू माइनस एफ. u की वैल्यू कितनी है -45. कौन सा मिरर है कॉनकेव, तो इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगी -30. तो -45 माइनस माइनस प्लस 30, तो -45 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 30 और ये बचेगा -15. तो 15 से कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो 45 इंटू -2 ये आ जाएगा -90. तो v की वैल्यू मिल चुकी है बच्चों -90. तो ये वाला माइनस और v स्क्वायर है तो प्लस में 90 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. u की वैल्यू भी u स्क्वायर है तो डायरेक्ट 45 रख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज 20 सेंटीमीटर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर ये है 2. 45 से 2 टाइम्स, 45 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मिलेगा आपको, ये 2 आ जाएगा इस तरफ, है ना, 2 आ जाएगा इस तरफ, और ठीक ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4. यहाँ पर एक माइनस साइन भी है तो -4, और ये हो जाएगा 18. तो 18 का डबल होता है 36 का डबल हो जाएगा आपका 72 माइनस 2, तो 2 माइनस 72 दैट इज -70 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आंसर होगा -70 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, इमेज इस तरफ चलने वाली है ना. मतलब अगर इमेज यहाँ पर बनी है तो वो 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में चलने वाली है, नेगेटिव साइन बता रहा है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछी है, तो हम 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड को टिक करेंगे. दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है किसी ग्लास का. इसमें वेलोसिटी जो है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सर्टेनली वेलोसिटी the velocity is है ना certain liquid. okay, velocity in liquid 2.5 into 10 to the power 8 refractive index of liquid with respect to air. तो ये डेटा तो हमें यूं ही दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं है. लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है तो सीधे लिखो a म्यू लिक्विड इक्वल टू VA बाय V लिक्विड. तो a म्यू लिक्विड जो हमसे पूछा है, VA क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8. V लिक्विड कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8. ये टर्म कैंसिल कर दो, पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, 30/25 लिख दो. 5 से कैंसिल कर दो, 6 टाइम्स 5 टाइम्स 5 से कैंसिल 1.2. मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं. व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स a medium of refractive index mu, it is observed that the angle of refraction is half. Angle of refraction is half the angle of incidence, that is I/2. Then angle of incidence is. ठीक है, ये बोल रहा है कि जब कोई लाइट रे मीडियम में एंटर करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. साइन आई बाय साइन आर. अब जो r है वो I/2 गिवन है, तो साइन I बाय साइन r की वैल्यू I/2. एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके इसको भी मैं I/2 बना लेता हूँ. इसको लिख देता हूँ 2I/2 मतलब साइन 2 थीटा. तो साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन I/2 से साइन I/2 वाली टर्म कैंसिल. तो म्यू इक्वल टू में मिलेगा 2
कॉज आई बाय टू, 2 कॉस आई बाय टू, इस 2 को इधर ले आओ तो म्यू बाय टू इक्वल टू कॉस आई बाय टू। यहां से हमें आई बाय टू इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स म्यू बाय टू, कॉस इनवर्स म्यू बाय टू, 2 को और ले जाओ, आई इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स म्यू बाय टू। ठीक, थोड़ा सा मैथमेटिकल था लेकिन कोई खास बात नहीं है। तो हमें क्या मिला, आई इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स म्यू बाय टू, 2 कॉस इनवर्स म्यू बाय टू, है ना, 2 cos इनवर्स म्यू बाय 2। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा है कि ए में भी 2 cos इनवर्स म्यू बाय 2 लिखा है और सी में भी 2 cos इनवर्स म्यू बाय 2 लिखा है, तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करवा दूंगा, पेपर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जिससे किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पर भी 2 cos इनवर्स म्यू बाय 2 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ठीक, मैंने यहाँ पर ए टिक कर दिया है तो मैं ए को ही रखूँगा आंसर, और सी में थोड़ा सा मैं करेक्शन करवा दूंगा। ठीक है, जो पेपर में आपको सही मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द इमेज ऑफ पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, व्हेन व्यूड फ्रॉम टू पी ऑफ द स्लैब विल बी। ठीक है, यहां से देखा जा रहा है, फ्रॉम टॉप होना चाहिए, है ना, फ्रॉम टॉप, यहां से देखा जा रहा है। तो देखो बच्चों, बीच में एयर है, इसको अपन हम समझ चुके हैं कि एयर है, तब भी हम स्लैब को अगर चिपका के रख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1.5 और 1.5, तो टोटल विड्थ ऑफ द स्लैब हो गया 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट स्लैब से कितना दूर रखा है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट स्लैब से कितना दूर रखा है 2 सेंटीमीटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में एयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो शिफ्ट होगा, इसका जो शिफ्ट होगा, शिफ्ट का फॉर्मूला होगा स्लैब विड्थ इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, तो स्लैब की टोटल विड्थ कितनी है 3, 1 माइनस 1 बाय म्यू कितना गिवन है, इसका म्यू है 1.5, दोनों का 1.5 है, तो 1.5 पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 एलसीएम, 3 माइनस 2, 3 3 कैंसिल, 3 माइनस 2 1 सेंटीमीटर, तो आंसर होगा 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, तो 1 सेंटीमीटर अबाव पी से 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट होकर दिखाई देगा। जब भी आप डेंसर के थ्रू देखते हो आपको चीज़ें पास दिखती है ना, आप डेंसर मीडियम के थ्रू देख रहे हो आपको चीज़ें पास दिखाई देगी। ठीक है, चलो 23, बबल इन अ ग्लास स्लैब, म्यू इक्वल टू 1/2, एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में कहीं तो भी एक बबल है। व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड इट अपीयर्स, यहां से देखने पे 4 सेंटीमीटर पे दिखता है, एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड, यहां से देखते हैं जब हम इस बबल को तो ये 6 सेंटीमीटर पे दिखता है। एक जगह से देखा तो 4 पे दिखा, दूसरी जगह से देखा तो 6 पे दिखा। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द स्लैब पूछ रहा है, थिकनेस, तो थिकनेस को बोल देते हैं टी, और इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है यहाँ से उसको बोल देते हैं h1, और यहाँ से जो एक्चुअल डेप्थ है उसको बोल देते हैं h2। तो जो h1 प्लस h2 होगा एक्चुअल डेप्थ, वही थिकनेस होगा। अब h डैश के लिए हमारे पास फॉर्मूला h डैश इक्वल टू h म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट, म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट, है ना। h डैश के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहां से जो h डैश है वो कितना है 4, और यहां से जो h है वो कितना है h1, और ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है एयर में तो 1, और ऑब्जेक्ट बैठा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में, और म्यू की वैल्यू है 1.5, 1.5 को मैं लिख देता हूँ 3/2, तो ये h1 हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, 3 इंटू 2 6। अब यहाँ से लगाते हैं इस फॉर्मूले को, तो h डैश कितना है, यहाँ से देखने पर h डैश कितना है 6, तो h डैश की वैल्यू हो गई 6 इक्वल टू h है यहाँ पर h2, ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जेक्ट 1.5, 1.5 मतलब 3/2, 2 से कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, तो h2 मिल जाएगा आपको 9 सेंटीमीटर, तो एक मिला 9 सेंटीमीटर, एक मिला 6, तो यहाँ रख दो 9 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 15। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर, ठीक, थिकनेस हो जाएगी आपकी 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 दैट इज 15 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। A ray of light incident on equilateral glass prism, equilateral मतलब तीनों साइड्स इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल मतलब तीनों एंगल भी इक्वल। ठीक है, इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √3,
मूव्स पैरेलल टू द बेस। ओके, ये बोल रहा है कि जब इस पे कोई लाइट इंसिडेंट हुआ तो वो बेस के पैरेलल चला गया। यहाँ पे जब भी लाइट इंसिडेंट हुआ तो वो बेस के पैरेलल चला गया। अच्छा, याद करो, इसको हमने पढ़ा था कंडीशन में कि जब भी बेस के पैरेलल लाइट जाता है तो हम इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं हम इसे? कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। और कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आर इक्वल टू ए बाई टू हो जाता है। इस केस में आर इक्वल टू ए बाई टू पढ़ा था हमने। आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए थे, और आर इक्वल टू ए बाई टू, है ना। और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक, और ए कितना है? ए 60 डिग्री है, तो अगर a बाई टू में यहाँ पुट करूँ तो 60 बाई टू दैट इज 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √3, I हमसे पूछा है, और R मिल गया हमें 30, और साइन 30 होता है 1/2, 1/2, 2 इधर ले आओ तो साइन I मिलेगा आपको √3/2, तो I की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक, सो 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये बेस वाली कंडीशन आपको याद है, आर का फॉर्मूला याद है, तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और अगर आप ये भूल गए हो तो यही बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं। ठीक है, 25, द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। एंगुलर मैग्निफिकेशन इसको अपन लिख सकते हैं D/F, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन D/F होता है, और पावर होती है 1/f, मतलब मैग्निफिकेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है, पावर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीज करना है, फोकल लेंथ इंक्रीज करने से तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो जाएगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता, एपर्चर पे डिपेंड। पावर ऑफ लेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप ये इंक्रीज कर दो, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, in Young's double slit experiment we get 60 fringes in the field of view of monochromatic light of wavelength 4000। मतलब इस एरिया में हमें फ्रिंजेस मिली है, इस एरिया में हमें n फ्रिंजेस मिली है। ठीक, तो एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है बच्चों? बीटा, और कितनी फ्रिंजेस मिली है? n। तो ये जो पूरा एरिया, ये जो पूरी लेंथ हो गई, इसको हम बोल सकते हैं n बीटा, n बीटा। ठीक है, अब ये बोल रहा है इफ वी यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, मतलब अगर आप वेवलेंथ बदल दो तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी बदल जाएगी। तो कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस यहां पर बनेगी? तो n1 बीटा 1 इक्वल टू n2 बीटा 2, ऐसा लिख देता हूं। n1 बीटा 1 की जगह अब n2 बीटा 2 आ जाएगा, और जो बीटा है वो होता है लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। वेवलेंथ लैम्डा 1 है, और यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा 2 डी बाई डी, तो डी बाई डी से तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, और इनिशियली जो n1 था वो था 60 फ्रिंजेस, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पर यूज किया गया था वो था 4000 एंगस्ट्रॉम। n2 हमसे पूछा है, और अब जो वेवलेंथ यूज किया जा रहा है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम कैंसिल कर देता हूं मैं, है ना, ये 3 0 कैंसिल कर देता हूँ, 2 से कैंसिल कर देता हूँ 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 से 20 टाइम्स, तो n2 इक्वल टू 40, n2 इक्वल टू 40 फ्रिंजेस। तो अब हमें 40 फ्रिंजेस मिल जाएगी। ठीक है, n2 इक्वल टू 40। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। इफ वन ऑफ टू स्लिट्स ऑफ अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज पेंटेड, दो स्लिट बनाई जाती है S1 और S2। ये बोल रहा है किसी एक स्लिट पर थोड़ा सा पेंट कर दिया गया, दैट इज ट्रांसमिट हाफ द लाइट इंटेंसिटी ऑफ द अदर। ठीक है, तो यहां से अगर I इमिट हो रहा है तो यहां से I/2 इमिट हो रहा है। इनिशियली ये दोनों I और I थे, अब एक I और एक I/2 है, तो क्या होगा? ठीक है,
इससे ये होगा कि अब ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस नहीं रह जाएंगे बच्चों, कोहेरेंट नहीं रह जाएंगे। तो आई मैक्स के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, और आई मिनिमम के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। क्योंकि पहले दोनों आई और आई थे तो आई मिनिमम 0 मिलता था, लेकिन अब जो I2 है वो I/2 हो गया है, तो जो मिनिमम है वो कुछ तो मिलेगा। तो मिनिमम पहले सेम होने पर क्या मिलता था, 0, लेकिन अब दोनों सेम नहीं है, ये बड़ा और ये छोटा है, तो मिनिमम कुछ तो मिलेगा। पहले दोनों सेम थे तो 0 मिलता था, लेकिन अब सेम नहीं है, एक बड़ा एक छोटा है, तो कुछ तो मिलेगा। इसका मतलब जो जहां पर हमें डार्क मिलता था वहां डार्क की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब पूरा 0 नहीं मिलने वाला है। आई माइनस आई से 0 मिलता था तो डार्क मिलता था, अब क्योंकि इसकी वैल्यू I/2 है तो आई माइनस आई/2 से कुछ तो मिलेगा, तो डार्क की इंटेंसिटी तो बढ़ जाएगी। अब पहले I प्लस आई √I प्लस √I मिलता था, लेकिन अब ये √I से थोड़ा छोटा हो गया है, ये I/2 हो गया है। इसका मतलब जहां पर भी ये होता था वहां ब्राइट फ्रिंजेस मिलती थी, और अब क्योंकि ये टर्म छोटी हो गई है तो ब्राइट फ्रिंजेस भी लेस ब्राइट, और डार्क मोर, जो डार्क होगी वो लेस डार्क होगी, और जो ब्राइट होगी वो भी लेस ब्राइट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन, द फ्रिंजेस सिस्टम वुड डिसअपीयर, गलत है। द ब्राइट फ्रिंजेस विल बी मोर ब्राइट, ब्राइट फ्रिंजेस विल बी मोर ब्राइट, ये भी गलत है क्योंकि ये तो कम हो रहा है। द डार्क फ्रिंजेस वुड बी ब्राइटर, करेक्ट, ब्राइटर क्योंकि थोड़ा सा ब्राइट हो गई है। एंड ब्राइट फ्रिंजेस वुड बी लेस ब्राइट, बिल्कुल करेक्ट, ब्राइट लेस ब्राइट हो जाएगी, और डार्क जो है वो भी थोड़ी सी ब्राइटर हो जाएगी, क्योंकि जहां 0 मिलना था वहां 0 नहीं मिल रहा है, वहां कुछ ना कुछ इंटेंसिटी हमें मिल रही है। ठीक, तो मेरे ख्याल से इस चीज से आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A beam of light of wavelength 600 nm from a distant source falls on a single slit. वेवलेंथ पहले मैं यहां लिख लेता हूं 600 नैनोमीटर। सिंगल स्लिट विड्थ दी है 1 mm, तो d की वैल्यू हो गई 1 mm वाइड, एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन जो है बच्चों वो 2 मीटर पे रखी हुई है। ठीक है, स्क्रीन कहां पे रखी है, 2 मीटर पे। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन इधर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहां पर एक सिंगल स्लिट बनाई जाती है, यहां स्क्रीन होती है कैपिटल D डिस्टेंस पे, और ऐसा कुछ पैटर्न हमें यहां पर दिखाई देता है। ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है। तो फर्स्ट डार्क और इधर का फर्स्ट डार्क, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। और ये बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन इधर साइड, दोनों फर्स्ट डार्क के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। दोनों फर्स्ट डार्क के बीच की डिस्टेंस मतलब ये पूछ रहा है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला है 2 लैम्डा डी बाई डी। 2 लैम्डा डी बाई डी डायरेक्ट फॉर्मूला हमने इसके लिए पढ़ा हुआ है। तो 2 लैम्डा की वैल्यू क्या है बच्चों, 600, नैनो मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर, है ना, इनटू कैपिटल डी है 2 मीटर डिवाइडेड बाय d 1 mm, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो इस -3 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, +3 कर देता हूँ, है ना, और 6 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, 24 इंटू 10 टू द पावर -9 +3 और +2, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 10 टू द पावर -4। -4 में से एक 10 ले जाते हैं अपन डिनोमिनेटर में और डिवाइड कर देते हैं, तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मतलब 2.4 मिलीमीटर, 2.4 mm। ठीक है, 2.4 mm, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 2.4 10 टू द पावर -3 को लिख देंगे मिली, तो हो जाएगा 2.4 mm। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 29। A light ray enter in a glass slab of refractive index √3। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो है √3। ठीक है, इसको हटा देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है बच्चों, √3। अब
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब की बात हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका 60 डिग्री। इफ रे ट्रेवल 5 सेंटीमीटर इनसाइड द स्लैब एंड एंटर आउट ऑफ द स्लैब, फाइंड द लेटरल शिफ्ट। ठीक है, लेटरल शिफ्ट हमें चाहिए, ठीक है। लेटरल शिफ्ट हम बना लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो मैं एक ग्लास स्लैब बना लेता हूं यहां पर इस तरह से, ये ग्लास स्लैब है। अब एक लाइट रे यहां पर इंसिडेंट होती है इस तरह से, ये नॉर्मल लाइट रे इंसिडेंट होती है इस तरह से, इसको जाना है इस पाथ में, लेकिन ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक नॉर्मल यहां भी बना लेते हैं। अब ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से कि दोनों लाइट रे पैरेलल हो। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। ये एंगल आई है तो ये पूरा भी आई होगा, ये हो जाएगा आर, तो ये वाला हो जाएगा आई माइनस आर, ये वाला एंगल। और ये लेटरल शिफ्ट है, और ये वो पाथ लेंथ है जो इसने यहाँ पे ट्रेवल किया है, जिसकी वैल्यू इसने यहाँ पर हमें पाथ लेंथ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखो अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन लिखूं, साइन आई माइनस आर, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस, तो x/5, और x से लेटरल शिफ्ट है। तो अब हमें आई तो गिवन है 60 डिग्री, आर पता कर लो आप √3 से, तो म्यू इक्वल टू साइन 60, साइन 60 हो गया √3/2, और ये हो गया साइन आर, और म्यू की वैल्यू भी √3 है तो ये टर्म कैंसिल, तो साइन आर इक्वल टू 1/2, तो आर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। आर आ गया 30, आई है 60, तो साइन 60 माइनस 30 इक्वल टू x/5। 60 माइनस 30 30, साइन 30 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 5/2, तो x इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ पर 5/2 ही दिया हुआ है, 5/2 ही दिया हुआ है, तो लेटरल शिफ्ट हो जाएगा बच्चों 5/2। ठीक है, क्लियर है ये भी? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द क्रिटिकल एंगल ऑफ सर्टन मीडियम इज, क्रिटिकल एंगल C इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। द पोलराइजिंग एंगल ऑफ मीडियम इज, ठीक है, इसके लिए हमने पढ़ा है म्यू इक्वल टू 10IP। इसके लिए हमें चाहिए म्यू, और हमने ये भी पढ़ा है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन C इक्वल टू 4/5, और हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा हुआ है कि म्यू इक्वल टू 1/sin C, म्यू इक्वल टू 1/sin C। तो म्यू की वैल्यू 10IP में यहाँ रख देता हूँ, 10IP इक्वल टू 1/sin C, sin C की वैल्यू 4/5 यहाँ रख देता हूँ, तो IP मिल जाएगा 5/4, है ना, tan इनवर्स 5/4। तो देखो यहाँ से एंगल ऑफ पोलराइजेशन IP क्या मिलेगा, tan इनवर्स 5/4। समझ गए? sin C की वैल्यू 4/5 यहाँ रख दी मैंने, और म्यू की वैल्यू 10IP यहाँ रख दी, तो इस तरह से tan इनवर्स 5/4। तो यहाँ तक आपका ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस थे बच्चों। इसके बाद मॉडर्न के क्वेश्चन है। मॉडर्न के क्वेश्चन कराने के लिए अब आपके सामने आ रहे हैं मनीष सर, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में, और उसे भी सॉल्व करते हैं। इसी तरह से सॉल्व करते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिएगा यहाँ पे। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 16 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एस। जनरली क्या है, आप जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो वो क्या होता है 1/k। फॉर्मूले होते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mke। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। आप इसको मोमेंटम की टर्म्स में भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है मैकेनिक्स की सारी वैल्यू जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं। पर यहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है। पहले लैम्डा है, बाद में कितना हो गया लैम्डा डैश, क्योंकि इसने काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया 16 टाइम्स कर दिया है। 16 टाइम्स कर दिया है, इट मींस यदि मैं बात करूंगा लैम्डा डैश कितना हो जाएगा 1/√16k। तो जनरली क्या हो जाएगा 1/4k, √k की टर्म से बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा/4।
परसेंटेज चेंज की बात की जा रही है, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। तो जनरली क्या होता है, डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इनटू 100, तो क्या हो जाएगा यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, तो आप लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4 अपॉन लैम्डा इनटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4 इनटू 100, 25 टाइम्स कट हो जाएगा, अपॉन लैम्डा भी है, लैम्डा से लैम्डा कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 75%। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए यहां पे क्या है, आपको द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ द पोटेशियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन की वैल्यू है कितनी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, आपको एससी की वैल्यू भी दे रखी है। तो हम जानते हैं कि फोटोन एनर्जी जो है वो दो काम कर रही होती है, एक कर रही होती है वर्क फंक्शन और दूसरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं एचसी अपॉन लैम्डा, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट की टर्म्स में है। ठीक है, ये आपको दे रखा है 2.3, ये है आपका 2.1 एचसी अपॉन लैम्डा। अब ये भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉन की टर्म्स में राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि इसने हमें दे रखा है और सिंपल बना रखा है। वैल्यू कितनी हो जाएगी 12375 अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू आपको एंगस्ट्रॉन की टर्म्स में मिलेंगी। ठीक है, इज इक्वल टू 4.4। तो लैम्डा जो आपको मिलेगा 12375 अपॉन 4.4, ठीक है, वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेशन में 2800 एंगस्ट्रॉन। क्लियर, तो जो आंसर मिला है वो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। जनरली क्या है, देखो इसमें क्या होता है, आपको हर ऑप्शन के सिग्नल्स रख के देखने पड़ेंगे और आंसर्स निकालने पड़ेंगे। सिग्नल्स की हम बात करें, मैंने स्टार्टिंग में दिया 1, देखो नॉट गेट है, नॉट गेट है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहां दिया मैंने 1 तो ये कितना हो जाएगा 1, यहां से यहां जा रहा है और ये भी कितना है 1, ये कितना है 1। क्लियर, अब क्या होता है, टेबल आप जानते हैं, ये सिग्नल्स हैं A B Y, ये है आपका एंड गेट, और यदि हम नैंड गेट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नैंड गेट। ठीक है, ये Y बार, ये 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट की खासियत ये है कि एक भी 0 आया तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0, तो 0, इसमें भी एक भी 0 0, मतलब दोनों ही 1 होने चाहिए। और नैंड गेट क्या करता है, उसका उल्टा काम करता है, तो एक भी 0 आया एंड गेट में तो 0 है, और नैंड में क्या हो जाएगा, एक भी 0 आया तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0। क्लियर, ठीक है, एक भी 0 आया तो नैंड गेट में क्या हो जाएगा 1। क्लियर, अब देखो यहां पे क्या है, नैंड गेट है तो यहां से कितना आया, यदि हम बात करेंगे तो ये कितना है 1 है ना। ठीक है, यहां 0 सॉरी, ठीक है, तो यहां पे देखो ये 1 1, तो 1 1 है तो कितना हो गया 0। यदि हम बात करेंगे यहां कितना है 0 1 0 1 है तो एक भी 0 आया तो क्या हो गया 1। अब 0 1 है, अब एंड गेट की हम बात कर रहे हैं, एंड गेट में एक भी 0 आया तो क्या हो जाएगा 0। तो आपने सिग्नल क्या दिया था 1 1 और आउटपुट आपको क्या मिला 0, तो 1 1 और क्या मिला है 0, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ऐसे सारे ऑप्शंस आपको रख के देखने पड़ेंगे, सिंपल सी कहानी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कहानी पर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटोन। फोटोन पजेसेस पॉजिटिव चार्ज। नो, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज सेम ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं बाबा, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज अप्रोक्सीमेटली इज 0, मतलब थ्योरेटिकल टर्म्स में इसको 0 बोलते हैं। बात समझ में आ गई, तो ये वैल्यू कितनी है 0। मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज P इज इक्वल टू H न्यू अपॉन C, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये आपका सही है। ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 35 पे चलते हैं, आपको बोला है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द एमिशन ऑफ द ऑफ्टेन ऑफ द ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन इन द बोर एटम। आपको ट्रांजिशन दे रखा है इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला, वो होता है 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन, ठीक है, N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। क्लियर, ये इनिशियल है और ये क्या है फाइनल है। तो जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है, उसका वेवलेंथ क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि सीधी सी बात है ये मैक्सिमम हो जाएगा। कहानी क्लियर है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ की हम बात कर रहे होते हैं, तो मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, तो देखो यहां पे देखो ये क्या 4 से 2 जा रहा है, वैल्यू ज्यादा आएगी एनर्जी की,
5 to 2 जा रहा है, वैल्यू और ज्यादा आएगी 6 to 2, तो हमें क्या है 3 to 2 की हम बात करें तो मैक्सिमम वेवलेंथ मुझे जहां मिलने वाली है वो है ऑप्शन ए। समझ में आया? हम वैल्यू रख के देख सकते हैं, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो सबसे भाई सीधी सी बात, ये हायर ऑर्बिट से आएगा, है ना, ठीक है, लोअर ऑर्बिट में तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा ना, जबकि पास वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। मुझसे क्या पूछा है? मैक्सिमम वेवलेंथ, तो सबसे पास वाला कौन है, क्लोजेस्ट वाला कौन है, वो है 3 to 2, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आउटपुट ऑफ एंड गेट। अब एंड गेट के आउटपुट की बात की जा रही है, मैंने आपको डिस्कस किया था। देखो ये होता है, देखा जाए तो ये वाला पार्ट है आपका नॉट, मतलब नेंड की फॉर्म में नॉट ये भी क्या है, नॉट। तो यहां ए है तो यहां क्या आ जाएगा ए बार, ये बी है तो ये क्या हो जाएगा बी बार। अब हम इसकी बात करेंगे, इसका आउटपुट मुझे निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आउटपुट है वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर का क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार। अब देखो यहां पे मुझे क्या करना है, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करनी है। डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है भैया, बार आपको हटाना है, इंडिविजुअल लेकर आना है, तो प्लस है तो डॉट लगा दो, डॉट है तो प्लस लगा दो, प्लस है तो डबल बार डॉट डबल बार, ये कितना हो गया। अब डबल बार क्या होता है, वही वापस से रिपीट हो जाता है, बार का डबल बार हट जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी, तो मुझे जो ऑप्शन मिला वो ऑप्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, when a PN junction is forward biased, the flow of current across the junction is mainly due to। जनरली क्या होता है, हम PN जंक्शन की बात करेंगे, देखो आपने PN जंक्शन पढ़ा है, ये P है ये N है, बीच में डिप्लीशन लेयर्स होती है। डिप्लीशन लेयर को तोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, बाइसिंग करते हैं। आपने फॉरवर्ड बाइसिंग करी, फॉरवर्ड बाइसिंग की कहानी में P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, P से होल्स कहां जा रहे हैं, P से होल्स जा रहे हैं किधर की तरफ, N की तरफ, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां आ रहे हैं, इधर की तरफ। दोनों क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। और डिफ्यूज होने से मुझे जो करंट मिलती है वो डिफ्यूजन करंट है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि यहां जो करंट मिल रही है वो क्या है, डिफ्यूजन चार्जेस, है ना, डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस की वजह से। तो ऑप्शन जो है मेरा वो कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है, करेक्ट। ड्रिफ्ट नहीं है, ड्रिफ्ट क्या होता है, जब यहां आपकी इस कंडीशन में एक बैटरी बन जाती है, इट मींस आयंस की वजह से, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शंस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक करंट आपको मिलती है जो मिलती है ड्रिफ्ट करंट, जो अपोज करती है किसका, डिफ्यूजन करंट का। और एक कंडीशन पे जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो कोई भी चार्जेस ना तो P से N की तरफ और ना N से P की तरफ फ्लो होगा, कोई भी चार्ज कैरियर्स यहां पे फ्लो नहीं होता है। इसी कंडीशन में डिप्लीशन लेयर होता है, और इसी डिप्लीशन लेयर और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी बैटरी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बाइसिंग करते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, एंगुलर मोमेंटम की कहानी हम जानते हैं, ठीक है। तो वो होता है n इज इक्वल टू L इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। सिंपल सी कहानी है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। The work function of the cesium metal is 2.14 electron volt when light of frequency 6 × 10⁻14 Hz is incident on metal surface. Photo emission of electron occurs. What is the maximum kinetic energy of photoelectron in joule? जनरली क्या है, वर्क फंक्शन आपको गिवन है, वो कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपने जो इंसिडेंट करी है लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, वो कितनी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूज, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन जूल। तो जनरली क्या है, फॉर्मूला आप जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, अभी इससे पहले हमने डिस्कस भी किया है, वो होता है जनरली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन की हम बात करेंगे, एनर्जी कितनी है बच्चे, ई की हम बात करें, ठीक है। तो ये जो ई आपको दे रखा है, ई आपको जिस टर्म में दे रखा है वो है एच न्यू, और ये आपको जो दे रखा है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म में। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं जूल में, तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये -5 हो जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, एच कितना है 6.62 × 10⁻34, फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 × 10⁻14 माइनस वर्क फंक्शन कितना है 2.14
इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। फाइनली आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला वो मिलता है 0.56 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग सिंबल्स विद द देयर नेम्स कॉलम। कॉलम आपको दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट और सेकंड की बात की जा रही है। तो सीधी सी बात क्या है, कहानी को समझ लीजिए, है ना। यहां पे देखिए ये है आपका नॉट गेट। नॉट गेट की हम बात कर रहे हैं, तो नॉट गेट जो है वो कहां पर है, किस नंबर पे है, वो है आपका 5th नंबर पे। ये 5th हो गया। ये वाला है आपका और गेट, तो और गेट कहां है आपके 1st नंबर पे, ये आपका और गेट हो गया। इसकी हम बात करें, ये है आपका एंड गेट। एंड गेट कहां पर है, 2nd नंबर पे, तो ये आपका हो गया एंड गेट। ये आपका नैंड गेट, नैंड गेट कहां है 3rd नंबर पे, तो ये हो गया आपका नैंड गेट। ठीक है, ये है आपका नॉर गेट, बचा हुआ कहां है नॉर गेट 4th नंबर पे। क्लियर, तो मैच करवा लीजिए भाई। ए में क्या है 5th, ए में 5th हो गया। बी में क्या है 1st, बी में 1st हो गया। सी में क्या है 2nd, सी में 2nd हो गया। डी में क्या है 3rd हो गया। और ई में क्या है 4th हो गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इन्हें प्योर सिलिकॉन Ni आपको दे रखा है। Ni की वैल्यू है 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब। क्रिस्टल एट 300 केल्विन, 10 की पावर 21 एटम ऑफ फॉस्फोरस आर एडेड पर क्यूबिक मीटर। तो होल कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है। तो जनरली फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट डालने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो Ni जो आपको दे रखा है वो क्या है 10 की पावर 21 एटम से। क्लियर, फॉर्मूला क्या होता है Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। मुझे होल कॉन्सेंट्रेशन पूछा है Ni स्क्वायर अपॉन Ne। Ni कितना है 10 की पावर 16 का होल स्क्वायर अपॉन Ne कितना है 10 की पावर 21। ये क्या है 10 की पावर 32 और 10 की पावर 21। तो NH जो हो जाएगा वो 10 की पावर 11 पर मीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, विच इज रिवर्स बायस डायोड। ठीक है, रिवर्स बायस इट मींस क्या होता है, P और N की कहानी है। P और N की हम बात करें तो P आपका हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और N आपका लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ये बायसिंग होती है फॉरवर्ड। जबकि इसने पूछा है रिवर्स, तो P आपका लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखें ये 5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट है और ये कितना 5, तो ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल, ये हो गया आपका लोअर पोटेंशियल। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस है। इट मींस ये आपका आंसर नहीं है। ये -20 है -10, तो ये आपका हायर पोटेंशियल है और ये आपका क्या है लोअर पोटेंशियल। -20 कम होता है इट्स कंपेयर टू -10 वोल्ट, तो जनरली लोअर पोटेंशियल है। देखो ये P और ये N है, तो जनरली ये क्या हो गया रिवर्स बायस। मुझसे पूछा भी यही है, तो मेरा जो आंसर है वो बी वाला है। सी भी चेक कर लेते हैं, ये 15 है ये 10 है, तो ये क्या आपका हायर पोटेंशियल, ये क्या आपका लोअर पोटेंशियल। तो ये P है ये N है, तो इट मीन्स ये कौन सा है फॉरवर्ड बायसिंग। इट मीन्स ये भी रॉन्ग है। इस वाले की बात करें तो ये आपका हायर पोटेंशियल है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है, ये P है ये N है। इट मीन्स देखा जाए तो ये भी क्या है फॉरवर्ड बायसिंग। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर मेरा ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 43, देखो जनरली क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस मैं लिख देता हूं 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉन होता है। प्रोपोर्शनल की टर्म में n स्क्वायर अपॉन z। क्लियर, बात करें वेलोसिटी की तो होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम z अपॉन n की टर्म्स में लिख देते हैं, z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। प्रोपोर्शनल की टर्म में बात करेंगे तो होता है z अपॉन n। फिर देखो एक और चीज है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होता है -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। प्रोपोर्शनल की टर्म में बात करेंगे तो z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है। और एक और टर्म जो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है, L इज इक्वल टू होता है mvr। देखो v और r रेडियस है आपका, ये रहा। अब mvr की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तो प्रोपोर्शनल की टर्म में मैं इसको राइट डाउन करता हूं। तो देखो v कितना है z अपॉन n, ठीक है, और ये कितना है n स्क्वायर अपॉन z। तो z से z और n से n कट हो जाएगा, तो L जो प्रोपोर्शनल है वो किसके हैं n के। अब मैच करवा लेते हैं। तो इस कहानी में मैच करवाएंगे तो देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है n के प्रोपोर्शनल है। इट मींस ये है आपका 4th।
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो क्या है, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/n की हम बात करेंगे तो ये हो गया आपका पहला। रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात करेंगे तो किसके, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो n स्क्वायर कौन सा आपका, सेकंड। ठीक है, फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये 1/n स्क्वायर के, इट मींस ये है आपका थर्ड। तो फर्स्ट में फोर्थ है, ठीक है, बी में आपका फर्स्ट है, ठीक है, सी में आपका सेकंड है, ठीक है, डी में आपका थर्ड है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कहानी पे आगे चलते हैं। टू न्यूक्लियाई हैव द देयर मास ऑफ नंबर इन रेशियो ऑफ 1:3। मास नंबर रेशियो दे रखा है आपको, इट मींस बात करें A1 और A2 का रेशियो दे रखा है 1:3। ठीक है, फिर कहानी डिस्कस कर रहा है द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मास अपॉन वॉल्यूम। मास की बात करेंगे तो यहां पे जो मास है वो हम उसी से रिलेट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मास की हम बात करें तो ये हो गया आपका A, रिलेट कर रहे हैं। वॉल्यूम 4/3 पाई r³। अब जनरली क्या होता है, एक रिलेशन होता है रेडियस का, ठीक है, मास नंबर से, तो वो कितना होता है r0 A⁻1/3। क्लियर, तो यहां आप इस वैल्यू को रखेंगे तो रो इजिकल टू होता है A/4/3 पाई r0 A⁻1/3 A/4/3 पाई r0³ r0 एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू 1.1 फर्मी होती है बच्चे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये कितना है r0³ और ये कितना हो जाएगा a से a कट हो जाएगा, तो जनरली क्या है देखा जाएगा तो कांस्टेंट टर्म मुझे मिल रही है, मतलब ये किसी भी पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डेंसिटी नॉट डिपेंडेंट ऑन मास नंबर। क्लियर, तो जो ऑप्शन है मेरा वो क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन हो जाएगा मेरा 1:1। नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज प्लस e is projected with velocity v towards the much more massive particle of charge Ze, where z is greater than 0. What is the closest possible distance of the approach of the incident particle? देखो क्या है, दो चार्ज है Q1 और Q2। जनरली देखा जाए ना तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है क्वेश्चन यहां डाल दिया है, इसको आपको E दे रखा है और ये आपका है Ze। अब इस कंडीशन में क्या बोला कि भैया मैंने इसको v वेलोसिटी के साथ मूव कराया, ये मोर मैसिव है, मतलब किस पर है, रेस्ट पर है। मोर मैसिव मतलब हिल नहीं सकता, बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इसे चलाइए। जब आप इसे चलाएंगे, इस कंडीशन पर लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये E है और ये Z है, दोनों सेम नेचर के। जब सेम नेचर के इट मींस क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल करेगा तो इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा मतलब रोकेगा, तो एक पॉइंट पर आकर इसको रोक देगा। मान लीजिए कितना है R, वो आ कहीं से रहा है, उसने ऐसा नहीं बोला कि वो इसके फील्ड के कांटेक्ट में है, नहीं है, तो स्टार्टिंग में इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या यहां पर आकर रुका है, यहां पर आकर रुका मतलब किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। इट मींस यहां एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी क्या है, कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व, इट मींस E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। स्टार्टिंग कंडीशन में ओनली इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और वो यहां आकर रुका है, दोनों चार्जेस यहां पर आए हैं, इट मींस इनके बीच में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में। तो कितना हो गया, हाफ mv² इज इक्वल टू कितना है, k q1 q2 अपॉन r। मुझसे बोला गया कितनी डिस्टेंस पर आकर रुकेंगे, ठीक है, अप्रोच पूछी गई है, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो k को मैं यहां रख दूं, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है E, ठीक है, Q2 कितना है ZE अपॉन क्या है R, आप इस साइड लेकर चले गए, इस 2 को इधर रख दीजिए, ये 2 आपका इधर आ जाएगा, mv² नीचे आ जाएगा, क्या 2 बार कट हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ZE² अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। तो मुझे जो आंसर दिख रहा है वो ऑप्शन ए है, ZE² अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, फिर से मिलेंगे, ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस।